हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं सीडीवी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर आप वीडियो चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रास मोटर स्किल। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है। तो हमें पता है कि स्थूल कौशल कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे मोटर स्किल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रास मोटर स्किल और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। क्या होता है, एक होता है ग्रास मोटर स्किल होता है और दूसरा फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। तो ग्रास मोटर स्किल जिसमें जो है बड़ी मसल्स का यूज होता है, क्या जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है, और जो कि फाइन मोटर स्किल जिसके हम सूक्ष्म गामक कौशल भी कहते हैं, उसमें छोटी मसल्स का यूज होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चित्र बनाना, और दूसरा ऑप्शन है सुई पकड़ना, और तीसरा ऑप्शन है तेज चलना, और चौथा ऑप्शन क्या है, धागे में मोती पिरोना। तो इसमें जो है स्थूल गामक कौशल पूछा है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, वो सी ऑप्शन होगा, सुई पकड़ना, वो तेजी से चलना, वॉकिंग फास्ट। ये हमारा जो है स्थूल गामक कौशल है, इसमें जो है बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, जबकि और जितने भी ऑप्शन है जैसे फर्स्ट ऑप्शन है चित्र बनाना, इसमें छोटी मसल्स का मतलब कि छोटी उंगलियों का यूज हो रहा है चित्र बनाने में, और सुई पकड़ने में भी उंगलियों का ही यूज हो रहा है जो कि छोटी मसल्स का यूज हो रहा है इसमें, और धागे में मोती पिरोना इसमें भी जो है छोटी मसल्स का यूज हो रहा है। तो ये हमारा स्थूल कौशल हुआ, जबकि वो सूक्ष्म कौशल हुआ। जबकि सी हमारा ऑप्शन है तेज चलना, वो हमारा स्थूल गामक कौशल हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रैक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, मतलब कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि जो है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, मतलब जटिल से सरल की ओर, और दूसरा हेड टू टोज, और तीसरा सेंटर टू सेंटर ऑफ एक्सट्रीम्स, और फिर चौथा है जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन क्या है कि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा, सेंटर ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब कि केंद्र से बाहर की तरफ। द सेंटर टू पेरिफेरी हम जिसको कहते हैं कि केंद्र से बाहर की तरफ, ये अधोगामी सिद्धांत बताता है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, केंद्र से बाहर की तरफ। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि सामाजिकरण के द्वितीय कारक क्या हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय, और दूसरा ऑप्शन है बुक्स मतलब कि किताबें, और तीसरा ऑप्शन है मीडिया, और चौथा ऑप्शन है पेरेंट्स मतलब कि माता पिता। और तो इसमें जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी होता है। क्या होता है, एक प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी जो है, प्राइमरी में कैसे आते हैं, कौन से सोशल मतलब कि सामाजिकरण होता है कैसा, तो वो जो है उसमें परिवार आता है। परिवार हमारा जो है वो प्रथम सोशलाइजेशन होता है, मतलब कि प्रथम सामाजिकरण होता है। और इसके बाद जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होते हैं। जैसे स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, सॉरी स्कूल हो गया या फिर मीडिया हो गया, ये सब क्या है सेकेंडरी में आते हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो द्वितीय कारक कौन से हैं, तो फर्स्ट है स्कूल, और दूसरा है बुक्स, तीसरा है मीडिया, और चौथा है पेरेंट्स। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। मतलब कि इसमें स्कूल, किताबें और मीडिया ये जो है ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, जबकि माता पिता पेरेंट्स जो कि परिवार में आते हैं ये हमारे जो है फर्स्ट मतलब कि प्राइमरी से सोशलाइजेशन हुआ। तो हमारे इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, स्कूल, किताबें और मीडिया हमारा ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं
सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाते हैं। क्या कह रहा है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच जो है विकसित हो जाते हैं। हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग उसमें आ जाते हैं। तो किस एज में बच्चा जो है निगमनात्मक सोच विकसित कर लेता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर, और दूसरा प्री ऑपरेशनल, और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की बात कर रहा है ये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन होगा फॉर्मल स्टेज। और फॉर्मल स्टेज जो कि कब से कब तक शुरू होती है? तो ये जो है फॉर्मल स्टेज जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम कहते हैं, ये हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो उसकी जो है वो 0 से 2 वर्ष तक, और जो ये प्री ऑपरेशनल मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से कितने 2 से 7 साल तक, और ये 7 से 11, और 11 से कितने 15 साल तक हमारा फॉर्मल स्टेज होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के लिए तत्परता, और दूसरा है नकारात्मक क्या पुनर्बलन, और तीसरा है प्रतियोगी भावना, और चौथा है कार्यात्मक स्थिरता। तो क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सीखने के लिए तत्परता, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन, या फिर कॉम्पिटेटिव फीलिंग्स, या फिर फंक्शनल जो है क्या है फिक्सनेस, तो कार्यात्मक स्थिरता। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा रेडनेस टू लर्न है, मतलब कि सीखने की तत्परता, सीखने के लिए तत्परता हमारा राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। आगे क्वेश्चन है कि 7th क्वेश्चन है कि यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, मतलब कि नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, और दूसरा ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, और तीसरा ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, और चौथा ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। क्वेश्चन क्या करें, जब कोई जो है टीचर जब अपने नए क्लास में जाता है, शिक्षण के लिए जाता है, तो जो है बच्चों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु क्या चुनेंगे आप? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा कि शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, मतलब कि इनके प्रायर नॉलेज क्या है, मतलब कि इनका प्री नॉलेज क्या है, या फिर जो है प्राथमिक शिक्षा मतलब कि पूर्व जानकारी जो उन्हें मिली है आप उनके बारे में पता लगाएंगे। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? क्वेश्चन क्या है कि बाल केंद्रीय शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने, मतलब कि शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से ज्यादा आवश्यक है कि परिवार के बारे में उसके जाने। और दूसरा ऑप्शन है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, और फिर तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। और फिर फोर्थ ऑप्शन है कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं और व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बाल केंद्रीय शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है?
तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहारों के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार के जो बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, और तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, किशोरावस्था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर है क्वेश्चन है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है कि व्यवस्थापन, और दूसरा ऑप्शन है खोज, और तीसरा है आत्मसातीकरण या सात्मीकरण, और चौथा है निर्माण। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों को समावेश को, या फिर नए विचार, जब उसके पुराने विचार में नए विचार जो है ऐड हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा आत्मसातीकरण, जिसको कहते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। क्वेश्चन क्या है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उसके बाद उंगलियों को, और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। तो बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? मतलब कि पहले वो पूरे शरीर को जो है, पहले पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, और फिर उसके बाद छोटे छोटे पार्ट को इस्तेमाल करता है। मतलब कि ये कौन सी प्रक्रिया होगी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और तीसरा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा एकीकरण का सिद्धांत। इसमें राइट ऑप्शन है, मतलब कि पहले पूरी बॉडी को बच्चा जो है चलाता है, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट को इस्तेमाल करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन थर्ड होगा, एकीकरण का सिद्धांत। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि, शिक्षा का रुचि का जो सिद्धांत वो बताता है कि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते, और दूसरा ऑप्शन है रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है, और फिर तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा कि शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पाठ्यक्रम में क्या समाहित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य योजनाओं को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं, और दूसरा है विषय वस्तु जिसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ाते हैं, और तीसरा है विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और चौथा है विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। क्वेश्चन क्या है कि पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है, तो किसे समाहित किया जाता है पाठ्यक्रम में? तो विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव को पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। फिर आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो जिसे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, और फिर जो समृद्ध हो, और तीसरा ऑप्शन है कि जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, और चौथा ऑप्शन है जिस पर जन साधारण, सॉरी ये आगे कट गया है, इसका आगे देखते हैं। इसमें क्या है? चौथा ऑप्शन है कि जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा कि जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। तो राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन है कि आप यदि शिक्षार्थी को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप यदि शिक्षार्थी को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि आप कक्षा की शिक्षार्थी में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे। क्या होगा?
फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे और जिससे कि वह सामाजिक रूप से आप जो है परिपक्व हो सके। और दूसरा ऑप्शन है कि आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। या फिर चौथा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को शांत रहकर बैठने को कहेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन दूसरा ऑप्शन होगा कि आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को एकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। मतलब कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। बालक अपने चारों ओर एक भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन होता है। कैसा चिंतन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक और दूसरा प्रत्यात्मक और फिर तीसरा है प्रत्यक्षात्मक और चौथा है कल्पनात्मक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। थर्ड ऑप्शन होगा प्रत्यक्षात्मक। तो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन कैसा होगा। तो वो प्रत्यक्षात्मक होगा। मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसे अपने विषय की व्यापक जानकारी हो। और दूसरा ऑप्शन है जिसका व्यक्तित्व देखने में अच्छा हो। और तीसरा ऑप्शन है जो वार्तालाप करने में अच्छा हो। और चौथा ऑप्शन है जो व्यवहार में प्रभावी हो। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। फोर्थ ऑप्शन होगा कि जो व्यवहार में प्रभावी हो वो वही शिक्षक प्रभावी माना जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम हिंदी के क्वेश्चन करवाएंगे, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करवाएंगे। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें, और वो आपकी सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और अगर आपने अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।